प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग प्लांट सक्सेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने जो पहला पार्ट है वो हमने अध्ययन किया है, जिसके बारे में हम लोगों ने सक्सेशन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके टाइप के बारे में, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, उसके बाद कॉजेज़ के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स है वो हम लोगों ने कवर करने का प्रयास किया था और उस टॉपिक को अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये है प्लांट सक्सेशन का सेकंड पार्ट। कौन कौन सी प्रोसेस है इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व होती है। तो हमें आज इस टॉपिक को यहाँ से शुरू करना पड़ेगा जहाँ से हमने पिछले टॉपिक को छोड़ा था। हमने कॉजेज़ के बारे में पढ़ा था। फिजियोग्राफिक कॉजेज़ है, क्लाइमेटिक कॉजेज़ है, बायोटिक कॉजेज़ है। अल्टीमेट या तो एरिया पहले से ही खाली है, जैसे हमने प्राइमरी सक्सेशन के बारे में बात की थी, या उन सब कारणों के कारण से वो एरिया खाली हो गया है। तो जब एरिया खाली है तो वहीं से इस प्रोसेस की स्टार्टिंग है वो होती है। तो सक्सेशन की जो सामान्य प्रक्रिया है उसकी जो पहला स्टेप है वो है आपका न्यूडेशन के बारे में। न्यूडेशन का मतलब है कि एरिया खाली हो गया है, और खाली होने के बाद या पहले से जो खाली है, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो परिस्थितियाँ जो अनफेवरेबल थी वो फेवरेबल बनी है। तो फेवरेबल बनने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर नए पौधों का आगमन शुरू हो जाएगा। कंडीशन इम्प्रूव होने के कारण से, या एरिया किसी भी प्राकृतिक कारण, बायोटिक कारण या किसी और कारण से खाली हो गया है, तो पहले वाली जो प्रोसेस है उसमें प्राइमरी सक्सेशन की शुरुआत होगी, और दूसरे वाली जो कॉजेज़ के कारण से वो एरिया जो खाली हुआ है उसमें सेकेंडरी सक्सेशन की प्रोसेस है वो खाली होगी। तो दोनों ही सिचुएशन में एरिया है वो खाली है, और इसको हम न्यूडेशन के नाम से जानते हैं। न्यूडेशन का मतलब ये हुआ कि एरिया है वो खाली हो गया है। उसको हम कहते हैं न्यूड होना, खाली होना। और खाली होने के पीछे हम लोगों ने कारणों के बारे में बात की थी, उनके बारे में वापस से आप देख लीजिए। टोपोग्राफिक के बारे में हम लोगों ने बात की थी, क्लाइमेटिक के बारे में हमने बात की थी, और बायोटिक के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो किसी भी कारण से एरिया है वो न्यूड हो गया है, खाली हो गया है, और खाली होने का मतलब है कि वहाँ पर अब नई प्रजातियों का आना है वो शुरू हो जाएगा। तो सेकंड प्रोसेस के अंदर अब हम आते हैं, उसको हम कहते हैं इन्वेशन। इन्वेशन का मतलब है कि दूसरे प्रजातियों का यहाँ पर आना। आने के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस है वो शामिल हो सकती है, उसके बारे में भी हमें यहाँ पर जानना पड़ेगा। तो इन्वेशन के अंदर पहली जो प्रोसेस है उसको हम माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। दूसरे एरिया से जो सीड्स है, स्पोर्स है, उनका डिस्पर्सल है वो इस पर्टिकुलर एरिया में होता है, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, किसी और एजेंट के द्वारा। तो जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, प्रोपेगुल्स है, वो दूसरे एरिया से इस एरिया में आ जाते हैं, और सिचुएशन अगर फेवरेबल है तो पानी मिलने पर वो जर्मिनेट कर जाते हैं, और प्लांट का जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इन्वेशन के अंदर जो पहली प्रोसेस है उसको हम माइग्रेशन के नाम से जानते हैं, जो कि सामान्यतः सीड्स और स्पोर्स का डिस्पर्सल है वो इसमें इन्वॉल्व है, वो होता है। उसके बाद में जब यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आ गई है तो निश्चित रूप से उनका जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन होने की जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। पहली जर्मिनेशन होता है, उसके बाद में उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, और उसके बाद में उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। जब ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि 21 की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है। तब उसको सक्सेसफुली स्टेब्लिश्ड प्लांट है वो एक नए एरिया में माना जाएगा। तो माइग्रेशन के बाद में जो सेकंड प्रोसेस आती है उसको हम इक्केसिस के नाम से जानते हैं। जब बहुत सारे प्लांट्स उस पर्टिकुलर एरिया में हो गए हैं तो निश्चित रूप से उनके अंदर एक समुच्चयन हो गया है, एग्रीगेशन हो गया है,
प्लांट्स बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर जगह में हो गए हैं, क्योंकि जो सीड जर्मिनेट होते हैं वो हज़ारों, लाखों, अरबों की संख्या में होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स बचकर हमारे सामने आते हैं वो लाख और अरब नहीं आते हैं, क्योंकि उनमें से बहुत से जो छोटे सीडलिंग स्टेज पर ही बहुत से पौधे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उन पौधों के बीच में आपस में कंपटीशन की प्रोसेस है वो होती है। तो अगली जो प्रोसेस है इन्वेशन के बाद में, वो कंपटीशन का स्टेज है वो आता है, और उसको हम कहते हैं कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। जैसे हम जानते हैं स्पेस के लिए है, पानी के लिए है, मिनरल्स के लिए है, एयर के लिए है। आपस में सेम प्रजाति के बीच में और अलग अलग प्रजातियों के बीच में अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए आपस में कंपटीशन होता है, और कंपटीशन में वही प्लांट्स बचकर हमारे सामने आते हैं जो उस पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस या सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट पाते हैं, और जो वीक सीडलिंग्स होती है उनको वहाँ से जाना पड़ता है, वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए कंपटीशन की जो प्रोसेस है वो निश्चित रूप से एनिमल्स में भी होती है और प्लांट्स के अंदर भी होती है, और जो सबसे ज़्यादा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में फिट होता है वही वहाँ पर सरवाइव करता है। तो ये कंपटीशन की प्रोसेस है वो निश्चित रूप से वो वहाँ पर चलती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है उसको हम कहते हैं रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि जो बदलता हुआ वातावरण है उसमें अपने आप को किस प्रकार से स्टेब्लिश करना। निश्चित रूप से जो वातावरणीय अवस्था है उसके साथ में उसका रिएक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, और बदलती परिस्थितियों के अंदर किस तरह से वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाता है, क्योंकि सोइल कंपोजिशन है, वाटर कंटेंट है, टेम्परेचर है, लाइट है, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो उस मिट्टी के अंदर है, तो निश्चित रूप से उन सब के साथ में रिएक्शन होता है, और इसके साथ में जो स्ट्रगल करने के पश्चात जो बचता है वो निश्चित रूप से उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए सूटेबल है वो माना जाता है, और मानने का मतलब ये हुआ कि वो वहाँ पर अपने आप को स्टेब्लिश कर लेते हैं, और स्टेबलाइजेशन वाली स्टेज है वो वहाँ पर आ जाती है। स्टेबलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो प्रोसेस न्यूडेशन से स्टार्ट हुई थी वो अब क्लाइमेक्स स्टेज पर पहुंच गई है। निश्चित रूप से मैं एक एग्जांपल है वो हमेशा क्लास में देता हूं कि जब हम मूवी देखने के लिए जाते हैं, फिल्म देखने के लिए जाते हैं, तो वहां पर फिल्म की शुरुआत होती है, और जब फिल्म एंड होने को आती है तो हम ये कहते हैं कि साहब अब क्लाइमेक्स आ गया है फिल्म का। तो उसी तरह से जो सक्सेशन की जो प्रोसेस चली थी उस प्रोसेस का अब क्लाइमेक्स आ गया है, और क्लाइमेक्स का मतलब ये हुआ कि स्टेबलाइजेशन वाली प्रोसेस है वो वहाँ पर आ गई है। तो इस तरह से इन ये जो प्रोसेस न्यूडेशन से थी वो क्लाइमेक्स में आकर है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब इस क्लाइमेक्स को कौन कौन सी सिचुएशंस, फैक्टर्स, परिस्थितियां कंट्रोल करती है, तो उसके आधार पे हम इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो कितने प्रकार के क्लाइमेक्स हो सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण नंबर वन, क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स। हम जानते हैं सारी परिस्थितियां हैं वो बहुत ही विपरीत है। ऑब्वियसली जब अनुकूल होती है तो अनुकूल होती चली जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूडेशन से लेकर क्लाइमेक्स या स्टेबलाइजेशन तक कौन सी परिस्थिति ने इन सब प्रोसेस को कंट्रोल किया है। तो क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स का मतलब ये हुआ कि केवल क्लाइमेटिक वाले जो फैक्टर्स हैं वो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम अगर कर रहे हैं तो उसको हम क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स के नाम से जानते हैं। हाँ, हम जानते हैं रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट है, कि ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल या प्रभावित करने का काम करते हैं। अगर ये ज़्यादा डोमिनेंट होकर उस प्लांट की ग्रोथ को या डेवलपमेंट को प्रभावित कर रहे हैं तो हम उसको क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स के नाम से जानते हैं, कि जो ज़्यादा जो सारी प्रोसेस है वो मेनली क्लाइमेटिक फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल हुई है, तो उसको हम क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं होगी यानी एडेफिक फैक्टर्स नहीं होंगे तो प्लांट कहाँ ग्रो करेगा। तो किसी प्लांट के डेवलपमेंट में अगर सोइल वाला फैक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम एडेफिक क्लाइमेक्स के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी कहाँ से मिलता है? मिट्टी से मिलता है। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से मिलते हैं। टोपोग्राफी का जो फैक्टर है
स्लोप्स है, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है उससे मिट्टी की जो एक्टिविटी है वो प्रभावित होती है। तो मिट्टी वाला अगर मेन रोल प्ले हो रहा है तो उसको हम एडेफिक क्लाइमेक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हम तीसरे फैक्टर के ऊपर आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेक्स। कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। सीधा सा मतलब ये है कि कई बार बहुत सारी भी ये प्राकृतिक जो आपदाएं हैं जो अचानक आ जाती है, जैसे कि आग लगना, तूफान आना, बाढ़ आना, उनके कारण से अगर कोई चीज़ प्रभावित होती है तो निश्चित रूप से उसको हम कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेक्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे वाइल्ड फायर है, जो आग वगैरह लग जाती है, मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती है। जैसे किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर आग लग गई है, आग लगने के कारण से पूरा का पूरा जंगल नष्ट हो गया है, तो निश्चित रूप से उस पर्टिकुलर मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा बढ़ेंगे और उसके बाद में जो पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स हमें दिखाई देंगे वो उस पर्टिकुलर चीज़ को इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पर निश्चित रूप से आग लगी हुई है। तो प्लांट के जो फायर इंडिकेटर के प्लांट्स हैं उनको देखकर हम ये आइडिया लगा सकते हैं। तो अगर वो पर्टिकुलर सिचुएशन उस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम कर रही है तो उसको हम कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेक्स के नाम से जानते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है जिसको हम कहते हैं कि डिस्क्लाइमेक्स। इसका मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन है वो कंट्रोल नहीं करती है। हमने कहा कि साहब क्लाइमेट कंट्रोल कर रहा है, एडेफिक कंट्रोल कर रहा है और उसके बाद में कैटास्ट्रोफिक कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। सारी की सारी जो सिचुएशंस है उसमें हम आदमी की एक्टिविटी, जिसको एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेक्स के नाम से हम जान सकते हैं, सब क्लाइमेक्स का नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से सारी की सारी जो प्रोसेस है वो इस सिचुएशन में शामिल होती है और आपस में मिलकर कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसा कि हमने क्लाइमेटिक फैक्टर में पहले पढ़ा था, होलिस्टिक अप्रोच। तो ऑल टुगेदर सारे फैक्टर्स मिलकर किसी पर्टिकुलर प्लांट के डेवलपमेंट पे या जर्मिनेशन पे या ओवरऑल ग्रोथ पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो किसी एक को ज़्यादा रोल देना कहाँ तक उचित होगा? उसमें क्लाइमेट भी शामिल है, उसमें एडेफिक भी शामिल है और उसके अंदर दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो भी शामिल है। इसलिए इसमें कहा गया है कि कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वो नहीं है। सारे मिलकर है वो आपस में अपना प्रभाव डालते हैं। और लास्ट में आपको यही बात है वो बतलाई गई है कि अगर सारी स्टेजेस है वो हो सकती है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा केयर, जैसे हम कहते हैं कि साहब क्लाइमेट में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है, पर्टिकुलरली पानी है, टेम्परेचर है, लाइट है, तो ये इसको एक सब क्लाइमेक्स के नाम से भी हम जान सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं वो मिलकर किसी पर्टिकुलर पर अपना प्रभाव है वो डालती है। अब क्लाइमेक्स के पहले की अवस्था, क्लाइमेक्स के बाद की अवस्था, निश्चित रूप से उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। क्यों फ़र्क आ जाता है? क्योंकि जब प्लांट्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ है, इनमें आपने बात की थी न्यूडेशन से, तो परिस्थितियाँ हैं वो अलग है, कंडीशंस फेवरेबल हुई है और जब वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं वो एक साथ में आ जाते हैं सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर, तो उसके बाद में हमने कहा कि एग्रीगेशन होता है और एग्रीगेशन होने के कारण से फिर कॉम्पिटिशन होता है। इसलिए हमने कोई भी फैक्टर है वो आपस में एक दूसरे से मिलकर काम करता है, अपना प्रभाव डालता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे हमने बात की थी क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स ज़्यादा है, तो जो मेनली पर्टिकुलर शुरुआत में उसी के कारण से जर्मिनेशन की वगैरह की प्रोसेस स्टार्ट हुई है, तो उसको हम प्री क्लाइमेक्स के नाम से हम जान सकते हैं। और दूसरा, अगर जो लास्ट में जाकर जो मेन रोल अपना प्ले कर रहा है तो हम उसको पोस्ट क्लाइमेक्स शब्द में वो यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सिचुएशंस है वो निश्चित रूप से वहाँ पर बदल रही है और बदलने का मतलब ये हुआ कि सब मिलकर है वो अपने प्रभाव डालते हैं। कोई प्री में डोमिनेट कर रहा है और कोई पोस्ट में डोमिनेट कर रहा है। उसके बाद में हम इन सब के बारे में, थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। अभी जो हम क्लाइमेक्स के बारे में बात कर रहे थे उसके संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी थ्योरीज है वो प्रतिपादित की है, उसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग व्यूज हैं। तो उसमें जैसे अपने क्लाइमेट वाली बात हम कर रहे थे, अगर केवल क्लाइमेट ही रिस्पॉन्सिबल है तो उसको मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी का नाम दिया गया। मोनोक्लाइमेक्स और क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स का नाम दिया गया। और इस थ्योरी को प्रतिपादित करने वाले जो वैज्ञानिक है वो बहुत ही फेमस इकोलॉजिस्ट है, क्लीमेंट्स। 1916 में उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रोसेस को सबसे ज़्यादा
जो कंट्रोल करता है वो क्लाइमेट कंट्रोल करती है, भले ही वो सब क्लाइमेक्स कंडीशन हो, भले ही वो प्री हो, भले ही वो पोस्ट हो, और भले ही वो दूसरे फैक्टर्स हो। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने का काम करती है वो क्लाइमेट करती है, और क्लाइमेट करने के कारण से क्लीमेंट्स ने इसको मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी का नाम दिया कि क्लाइमेट ही इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करती है। लेकिन जो दूसरे वैज्ञानिक हुए हैं, पर्टिकुलरली टेंसले, जिन्होंने इकोसिस्टम की परिभाषा दी थी, याद कीजिए, टेंसले नामक वैज्ञानिक ने 1935 में इकोसिस्टम की परिभाषा दी थी, और उन्होंने पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी को प्रतिपादित किया। उन्होंने वही बात बतलाई कि कोई एक फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उसमें मिट्टी भी महत्वपूर्ण है, उसमें टोपोग्राफी भी महत्वपूर्ण है, उसमें एनिमल एक्टिविटीज भी इम्पोर्टेंट है, उसमें प्राकृतिक आपदाएं भी इम्पोर्टेंट है। तो सारे मिलकर किसी भी प्लांट के डेवलपमेंट पर अपना प्रभाव डालते हैं, और उसको पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी का नाम दिया गया। तो आई थिंक दोनों को अगर हम कंपेयर करके देखेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को जो दूसरी वाली थ्योरी है वो ज़्यादा अच्छी मालूम चलेगी, और ज़रूरी भी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर है वो अपना प्रभाव है वो नहीं डाल पाता है, इसलिए पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी का नाम है वो दिया गया। उसके बाद में हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और तीसरे वाली थ्योरी है वो हमारे सामने आती है, उसको नाम दिया गया क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी। और इस थ्योरी को देने वाले जो व्यक्ति है वाइटेकर 1953 में, और उन्होंने जो पर्टिकुलर बात है वो बताई कि केवल क्लाइमेटिक फैक्टर और एडेफेक्ट फैक्टर के अलावा जो हम इंटर और इंट्रा, जिसको अपन दूसरे में बायोटिक और एबायोटिक शब्द भी अपन यूज कर सकते हैं, तो उस उन्हीं बातों को उन्होंने दूसरे शब्दों में समझाने का प्रयास किया कि जो भी टोटल इन्वायरमेंट है किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम का, वही सब मिलकर स्पीसीज की जो कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, उनको डिटरमाइन या प्रदर्शित करने का काम करता है, और एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी के अंदर एक बैलेंस स्थापित है वो इन सब के माध्यम से होता है, भले ही वो बायोटिक हो और वो भले ही वो एबायोटिक हो। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि टेंसले ने जो बात कही थी उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वाइटेकर ने 1953 में क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी को देने का काम किया। इस थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए जो बात अभी हम लोग कर रहे थे उसमें जो मॉइस्चर है, स्पीसीज के द्वारा जो मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, और आपस में इनका जो बायोटिक रिलेशनशिप है, और उस पर्टिकुलर जगह पर पाए जाने वाले प्लांट्स जिनको हम फ्लोरा के नाम से जानते हैं, जो एनिमल्स पाए जा रहे हैं उनको हम फौना के नाम से जान रहे हैं। तो ये सारे के सारी चीज़ें हैं। ओबियसली डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के ऊपर बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है, मिट्टी, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें हैं वो अपना प्रभाव है वो मिलकर डालती है, और इस तरह से किसी भी पर्टिकुलर जगह की जो क्लाइमेक्स वाली वेजिटेशन है वो निश्चित रूप से वहाँ के वातावरण जो वातावरण है उसके द्वारा बदलाव खुद को होती है, और खुद उनको वातावरण को बदलाव करने का काम भी करती है। अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर डेंस वेजिटेशन हो गई है तो निश्चित रूप से वहाँ का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो उसमें सुधार होगा। हम रेगिस्तान की बात कर रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ पर बरसात नहीं होती है, हमारे यहाँ पर वेजिटेशन है वो बहुत पुअर है। पुअर होने का भी एक मेन रीज़न है कि हमारे यहाँ पर बरसात है वो निश्चित रूप से कम होती है। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम इसको कंक्लूड करने के पे जा रहे हैं। जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो पॉपुलेशन को ओबियसली रिप्रेजेंट करती है, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन को, और निश्चित रूप से वो बदलते हुए वातावरण का प्रतीक होती है, और ओवरऑल जो कंट्रोलिंग है वो निश्चित रूप से इन सब के द्वारा है वो हमें देखने को मिलती है। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर कौन कौन से बदलाव आए हैं, हम लोग चले थे न्यूडेशन से, हम लोग कंप्लीट किया क्लाइमेक्स पर, तो इस पूरे प्रोसेस में जो मेजर ट्रेंड है जो चेंजेस का सक्सेशन की इस प्रोसेस में वो कौन कौन से हैं, निश्चित रूप से समय के साथ जो बदलाव होगा उसमें जो प्रजातियों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, प्रजातियों की जो जटिलता है उसमें बढ़ोतरी होगी। शुरुआत में वहाँ पर बहुत सिंपल टाइप की स्पीसीज होगी, लेकिन समय के साथ जब नए नए पर प्लांट्स या के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स वहाँ पर आते चले जाएंगे तो उनमें जटिलता बढ़ती चली जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो डाइवर्सिटी है उसमें बदलाव आएगा। समय के साथ जो बायोमास है, स्टैंडिंग क्रॉप वहाँ पर है, उसमें बढ़ोतरी होगी, और जो नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन है उसमें धीरे धीरे है वो
निश्चित रूप से शुरू में बड़ा बढ़ोतरी होगी और उसके बाद में एक बैलेंस आएगा और उस पर्टिकुलर जगह पर अगर हेटेरोट्रोपिक प्रजातियां ज़्यादा हो गई है तो डिक्रीज भी हो जाएगा। उसके बाद में जो नॉन लिविंग मैटर है समय के साथ वो भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ब्रांचेज भी टूटेगी, लीफ भी टूटेगा, बाकी जो पार्ट्स है वो टूट के भी गिरेंगे, तो उसमें एक बढ़ोतरी है वो होती चली जाएगी। इसके साथ में हम फूड चेन की बात करें वो भी समय के साथ जटिल होती चली जाएगी, क्योंकि तरह तरह के जो प्राणी हैं, हार्बीवोर्स है या कार्निवोर्स है, उनके नंबर है वो उस पर्टिकुलर जगह पर बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से उसमें भी बदलाव आएगा। और जो नीचे है जिसको निके भी बोलते हैं वो भी स्पेशल और बहुत ही नैरोवर की सिचुएशंस है वो वहाँ बनती चली जाएगी, क्योंकि अलग अलग पॉपुलेशंस अपने अकॉर्डिंग डेवलपमेंट है वो चल रहा होता है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट में आप देख रहे हो, ऊर्जा है या न्यूट्रिएंट्स की जो कंजर्वेशन एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी, और ओबियसली जो स्टेबिलिटी है वो समय के साथ है वो बढ़ती चली जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सक्सेशन का सेकंड पार्ट था, जिसमें हमने मुख्य रूप से प्रोसेस के बारे में पढ़ा है कि सक्सेशन की कौन कौन सी प्रोसेस है, और लास्ट में जाकर हमने थ्योरीज के बारे में पढ़ा कि पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, और उसके बाद में जो ट्रेंड्स हैं उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो ये सेकंड पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आगे और पार्ट्स है वो नए वीडियो में हम लोग आपके सामने लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।